नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि काश हम समय में वापस जा सकते, अपनी किसी पुरानी गलती को सुधार सकते, किसी बिछड़े हुए प्रियजन से फिर से मिल सकते, या फिर इतिहास की किसी महान घटना को अपनी आंखों से देख सकते, या फिर भविष्य में जाकर देख सकते कि दुनिया कैसी होगी, तकनीक कितनी आगे बढ़ जाएगी और हमारा अपना भविष्य कैसा होगा। टाइम ट्रैवल या समय यात्रा ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन की कल्पना नहीं है। ये एक ऐसा गहरा और रोमांचक सवाल है जिसने इंसानी दिमाग को सदियों से मोहित कर रखा है। ये एक ऐसा सवाल है जो भौतिकी के सबसे गहरे नियमों और दर्शन की सबसे विशाल पहेलियों के दरवाजे पर एक साथ दस्तक देता है। क्या यह सच में संभव है? क्या भौतिकी के नियम हमें इसकी इजाजत देते हैं? और अगर वे देते भी हैं, तो क्या हम उन भयानक विरोधाभासों से बच सकते हैं जो अतीत को बदलने से पैदा हो सकते हैं? आज हम इसी दिमाग को चकरा देने वाली, इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत से लेकर वर्म होल और ब्लैक होल्स के रहस्यमयी संसार की सैर करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य की यात्रा करना क्यों संभव है और अतीत की यात्रा करना क्यों लगभग असंभव। यह यात्रा हमें समय, वास्तविकता और हमारी अपनी हस्ती के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। क्या आप तैयार हैं समय के इस महासागर में गोता लगाने के लिए और उस सबसे प्रमुख सवाल का सामना करने के लिए कि क्या हम सच में समय के कैदी हैं या हम उसके मालिक भी बन सकते हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, समय का बहता दरिया। हमारा समय का अनुभव। इससे पहले कि हम समय में यात्रा करने की बात करें, हमें सबसे पहले यह तो समझना होगा कि समय आखिर है क्या। यह सुनने में एक बहुत ही सरल सवाल लगता है, लेकिन यह शायद भौतिकी और दर्शन का सबसे गहरा और सबसे मायावी रहस्य है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा समय का अनुभव बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही वास्तविक लगता है। हमें लगता है कि समय एक नदी की तरह है जो हमेशा एक ही दिशा में, यानी अतीत से भविष्य की ओर बहता रहता है। अतीत वो है जो जा चुका है, वो यादों का एक देश है। भविष्य वो है जो आने वाला है, वो संभावनाओं का एक अज्ञात महासागर है। और वर्तमान या अब, वो एक बहुत ही छोटा सा, एक क्षण भंगुर सा पल है। वो नाव है जिस पर हम सब सवार हैं और जो लगातार इस नदी में आगे बढ़ती जा रही है। इस अनुभव में समय निरपेक्ष लगता है। इसका मतलब है कि हमें लगता है कि समय की गति हर किसी के लिए हर जगह एक जैसी ही है। मेरी घड़ी में जो 1 सेकंड बीतता है, वो आपकी घड़ी में बीते हुए 1 सेकंड के और चांद पर बैठे किसी व्यक्ति की घड़ी में बीते हुए 1 सेकंड के बिल्कुल बराबर है। यह एक सार्वभौमिक घड़ी है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही गति से टिक टिक कर रही है। यह महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का समय का विचार था और लगभग 200 सालों तक पूरी दुनिया और पूरा विज्ञान इसी विचार को एक अटल सत्य मानकर चलता रहा। यह एक बहुत ही आरामदायक और सामान्य ज्ञान वाला विचार है, लेकिन इस सीधे सादे दिखने वाले विचार में कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल छिपे हुए हैं। अगर सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है, तो फिर अतीत कहाँ गया और भविष्य कहाँ है? और यह वर्तमान का क्षण इतना छोटा क्यों है कि जैसे ही हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अतीत बन जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये नदी एक ही दिशा में क्यों बहती है? भौतिकी के ज्यादातर बुनियादी नियम, अगर आप उन्हें समय में उल्टा भी चलाएं, तो भी वे उतने ही अच्छे से काम करते हैं। तो फिर समय का यह तीर क्यों है जो हमेशा अतीत से भविष्य की ओर ही इशारा करता है? ये सब वो पहेलियां थीं जिनसे दार्शनिक और वैज्ञानिक सदियों तक जूझते रहे, लेकिन वे सब एक ही बुनियादी धारणा के अंदर काम कर रहे थे कि समय एक मौलिक, एक अटल और एक सार्वभौमिक हकीकत है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एक युवा, एक विद्रोही क्लर्क जो स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में काम करता था, वो अपनी कल्पना में कुछ बहुत ही अजीब और बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रयोग कर रहा था। वो यह पूछ रहा था, क्या होगा अगर मैं प्रकाश की एक किरण पर बैठकर यात्रा करूं? उस क्लर्क का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उसके इन विचार प्रयोगों से जो सिद्धांत निकलने वाला था, वो समय के इस शांत, बहते हुए दरिया में एक ऐसा भूचाल लाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो यह साबित करने वाला था कि समय का यह दरिया हर किसी के लिए एक ही गति से नहीं बहता, यानी वह लोचदार है, उसे धीमा या तेज किया जा सकता है। और इसी एक विचार ने समय यात्रा की संभावना का दरवाजा कम से कम एक दिशा में
हमेशा के लिए खोल दिया। चैप्टर नंबर 2, भविष्य की ओर एक तरफा टिकट, आइंस्टाइन का समय का जादू। अब हम अपनी कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां समय यात्रा 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, जिसने समय के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया। आइंस्टाइन ने एक बहुत ही अजीब लेकिन गणितीय रूप से सिद्ध दावा किया, आप जितनी तेजी से स्पेस में यात्रा करते हैं, आप उतनी ही धीमी गति से समय में यात्रा करते हैं। चलिए, इस दिमाग को चकरा देने वाले विचार को कुछ और सरल तरीके से समझते हैं। आइंस्टाइन ने दिखाया कि समय और स्थान अलग-अलग चीजें नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक चार आयामी स्पेस टाइम का ताना बाना बनाते हैं। और इस ताने बाने का एक बहुत ही अजीब नियम है, और वो यह है कि प्रकाश की गति यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इस ब्रह्मांड में गति की अंतिम और परम सीमा है। कोई भी चीज इससे तेज नहीं चल सकती। अब इसका समय के साथ क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि जब आप स्पेस में बहुत तेजी से प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने लगते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उस परम गति सीमा को तोड़ने से रोकने के लिए आपके लिए समय को ही धीमा कर देता है। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय गतिरोधक है। आपके लिए आपकी घड़ी, आपका दिल, आपकी उम्र, सब कुछ एक धीमी गति से चलने लगता है उन लोगों की तुलना में जो स्थिर हैं या धीमी गति से चल रहे हैं। इस प्रभाव को टाइम डायलेशन या समय विस्तार कहते हैं। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध तथ्य है। वैज्ञानिकों ने बहुत ही सटीक परमाणु घड़ियों को लेकर एक को जमीन पर रखा और दूसरी को एक बहुत ही तेज जेट विमान में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया। और जब वो विमान वापस लौटा तो उन्होंने पाया कि विमान वाली घड़ी जमीन वाली घड़ी की तुलना में 1 सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से से पीछे चल रही थी। उस घड़ी के लिए सच में कुछ कम समय बीता था। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री भी पृथ्वी पर मौजूद हम लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। यह प्रभाव हमारी रोजमर्रा की गति पर इतना छोटा है कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन यह वास्तविक है। तो इसका समय यात्रा से क्या संबंध है? इसका मतलब है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है। यह एक तरफा टिकट है, लेकिन यह संभव है। चलिए, इसके सबसे प्रसिद्ध विचार प्रयोग जुड़वा विरोधाभास की कल्पना करते हैं। मान लीजिए, दो जुड़वा भाई हैं, दोनों 20 साल के हैं। एक भाई पृथ्वी पर ही रहता है और दूसरा एक बहुत ही उन्नत अंतरिक्ष यान में बैठकर, जो प्रकाश की गति के 99% की गति से यात्रा कर सकता है, एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है। वो अपने यान की घड़ी के अनुसार 5 साल तक यात्रा करता है और फिर वापस पृथ्वी पर लौटता है। जब वो पृथ्वी पर अपने यान से बाहर निकलेगा तो उसकी उम्र क्या होगी? 20 और 10, 30 साल। वो सिर्फ 10 साल बूढ़ा हुआ है। लेकिन जब वो अपने उस झुर्वां भाई को देखेगा जो पृथ्वी पर ही रह गया था, तो वो हैरान रह जाएगा। उसका भाई अब एक 90 साल का बूढ़ा आदमी बन चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा था, तो उसके लिए समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। लेकिन पृथ्वी पर समय अपनी सामान्य गति से ही चलता रहा। उसके 10 सालों में पृथ्वी पर 70 साल बीत चुके थे। एक तरह से उस अंतरिक्ष यात्री ने सिर्फ 10 साल की यात्रा करके पृथ्वी के 60 साल भविष्य में छलांग लगा दी है। तो भविष्य की समय यात्रा भौतिकी के नियमों के अनुसार पूरी तरह से संभव है। हमारे सामने जो बाधा है वो भौतिकी की नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की है। हमारे पास अभी तक ऐसी तकनीक नहीं है जो हमें प्रकाश की गति के इतने करीब ले जा सके। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें समय को धीमा करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं बताया। उन्होंने अपनी अगली और उससे भी ज्यादा क्रांतिकारी थ्योरी में हमें एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका दिया, जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा था। चैप्टर नंबर 3, जब गुरुत्वाकर्षण समय को घुमा देता है, ब्लैक होल और समय यात्रा। आइंस्टाइन के अनुसार गति समय को धीमा कर देती है, लेकिन 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक और भी ज्यादा गहरा और क्रांतिकारी विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ गति ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी समय को घुमाता है, उसे धीमा करता है। न्यूटन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच का एक आकर्षण बल है। आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, यह तो स्पेस टाइम के उस चार आयामी ताने बाने में भारी वस्तुओं द्वारा पैदा किया गया एक खिंचाव या
वक्रता है। इसे एक सरल उपमा से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपने एक ट्रेम्पोलिन को कसकर तान दिया है। यह आपका स्पेस टाइम है। अब अगर आप उस पर एक भारी बॉलिंग बॉल रखते हैं तो क्या होगा? वो ट्रेम्पोलिन बीच में से नीचे की ओर धंस जाएगा। उसमें एक वक्रता पैदा हो जाएगी। अब अगर आप उस ट्रेम्पोलिन पर एक छोटी सी कंचे की गोली लुढ़काते हैं तो वो सीधी रेखा में नहीं जाएगी, बल्कि वो उस बॉलिंग बॉल द्वारा बनाए गए गड्ढे की ओर घूम जाएगी। हमें ऐसा लगेगा मानो बॉलिंग बॉल उस कंचे को आकर्षित कर रही है। यही गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह सूरज का चक्कर इसलिए नहीं काटते क्योंकि सूरज उन्हें खींच रहा है। वे तो बस सूरज द्वारा स्पेस टाइम में बनाए गए उस गहरे गड्ढे के किनारे किनारे घूम रहे हैं। अब इस कहानी का सबसे दिमाग को चकरा देने वाला हिस्सा आता है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत होता है, वहां न सिर्फ स्पेस घूमता है, बल्कि समय भी ज्यादा धीरे धीरे चलता है। इसका मतलब है कि एक घड़ी जो एक बहुत ही भारी वस्तु जैसे कि पृथ्वी के करीब है, वो एक ऐसी घड़ी की तुलना में ज्यादा धीरे चलेगी जो उस वस्तु से दूर है। यह भी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक मापा हुआ तथ्य है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक घड़ी जो समुद्र तल पर रखी है, वो एक ऐसी घड़ी की तुलना में जो एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर रखी है, एक सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से से ज्यादा धीरे चलती है, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के ज्यादा करीब है। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स जो पृथ्वी से बहुत दूर कमजोर गुरुत्वाकर्षण में हैं, उनकी घड़ियां पृथ्वी पर मौजूद हमारी घड़ियों से कुछ तेज चलती हैं। और अगर हम इस छोटे से अंतर को अपनी गणनाओं में शामिल न करें, तो हमारा जीपीएस सिस्टम हर रोज कई किलोमीटर की गलती करने लगेगा। तो इसका समय यात्रा से क्या संबंध है? इसका मतलब है कि हमारे पास भविष्य में यात्रा करने का एक और तरीका है। अगर आप एक ऐसी जगह पर कुछ समय बिताकर वापस आ जाएं, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा, बहुत ही चरम हो, तो जब आप वापस लौटेंगे, तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा समय बीत चुका होगा। और इस ब्रह्मांड में सबसे चरम गुरुत्वाकर्षण वाली जगह कौन सी है? वो है एक ब्लैक होल। एक ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां एक बहुत विशाल तारे का सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे से बिंदु में सिमट गया है, जिससे वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि वो स्पेस टाइम को लगभग फाड़ ही देता है। और उसके किनारे पर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि समय लगभग रुक ही जाता है। प्रसिद्ध फिल्म इंटरस्टेलर ने इस विचार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। उस फिल्म में अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल एक ऐसे ग्रह पर उतरता है जो एक बहुत ही विशालकाय ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। उस ग्रह पर मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका बिताया हुआ हर एक घंटा दूर अंतरिक्ष यान में इंतजार कर रहे उनके साथी के लिए 7 सालों के बराबर होता है। वे उस ग्रह पर सिर्फ कुछ ही घंटे बिताते हैं, लेकिन जब वे वापस लौटते हैं तो दशकों बीत चुके होते हैं और उनका वो साथी बूढ़ा हो चुका होता है। उन्होंने असल में भविष्य में समय यात्रा कर ली थी। तो भविष्य की समय यात्रा दो अलग अलग तरीकों से भौतिकी के नियमों द्वारा पूरी तरह से संभव है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन यह दोनों ही तरीके हमें सिर्फ आगे ले जाते हैं। यह एक तरफा टिकट है। क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम समय में पीछे जा सकें? और यहीं पर हम विज्ञान की ठोस जमीन से निकलकर अटकलों, विरोधाभासों और दर्शन की एक बहुत ही धुंधली और खतरनाक दुनिया में प्रवेश करते हैं। चैप्टर नंबर 4, अतीत का दरवाजा, वर्म होल और समय की सुरंगें। भविष्य की यात्रा करना तो संभव है, लेकिन उस एक सवाल का क्या, जिसने हम सबको सबसे ज्यादा मोहित और सबसे ज्यादा परेशान किया है? क्या हम अतीत में यात्रा कर सकते हैं? क्या हम सच में एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हमें डायनासोर के युग में या हमारे अपने बचपन में वापस ले जा सके? यहीं पर भौतिकी बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा सट्टात्मक हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के समीकरण कुछ बहुत ही चरम और बहुत ही अजीब परिस्थितियों में अतीत की यात्रा की संभावना को खारिज नहीं करते। वे कुछ ऐसे दरवाजे या रास्ते सुझाते हैं जो हमें समय में पीछे ले जा सकते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय विचार है वर्महोल का। एक वर्महोल, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है, वो स्पेस टाइम के ताने बाने में एक तरह का शॉर्टकट या एक सुरंग है। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक कागज का पन्ना है और आपको उस पन्ने के एक सिरे यानी बिंदु ए से दूसरे सिरे यानी बिंदु बी तक जाना है। सीधा रास्ता बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर आप उस कागज को मोड़ दें
ताकि बिंदु ए और बिंदु बी एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएं और फिर आप उन दोनों के बीच एक पेंसिल से छेद कर दें। अब आपने एक बहुत ही छोटा, एक शॉर्टकट रास्ता बना लिया है। यही एक वर्म होल का मूल विचार है। ये स्पेस में दो बहुत दूर के बिंदुओं को या, और ये ज्यादा रोमांचक है, समय में दो बहुत अलग अलग पलों को एक साथ जोड़ सकता है। तो एक वर्म होल को एक टाइम मशीन कैसे बनाया जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से ये कुछ इस तरह काम करेगा। मान लीजिए हम किसी तरह एक वर्म होल बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसके दो मुंह हैं, ए और बी, और वे दोनों अभी एक ही समय में हमारे पास ही हैं। अब हम मुंह बी को लेते हैं और उसे एक बहुत ही तेज अंतरिक्ष यान में रखकर प्रकाश की गति के करीब एक लंबी यात्रा पर भेजकर वापस ले आते हैं। जैसा कि हमने जुर्वा विरोधाभास में देखा था, इस यात्रा के कारण मुंह बी के लिए समय मुंह ए की तुलना में बहुत धीरे बीता होगा। मान लीजिए मुंह ए के लिए 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मुंह बी के लिए सिर्फ 1 साल ही बीता है। अब मुंह बी मुंह ए से 9 साल अतीत में है। अब अगर आप मुंह बी में प्रवेश करते हैं, तो आप मुंह ए से उस समय में बाहर निकलेंगे जो आपके वर्तमान से 9 साल पीछे है। बधाई हो, आपने अतीत में समय यात्रा कर ली है। यह सुनने में कितना आसान और कितना रोमांचक लगता है ना? लेकिन यहां बहुत सारी लेकिन और अगर हैं। पहली और सबसे प्रमुख समस्या यह है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वर्महोल सच में मौजूद हैं या उन्हें बनाया भी जा सकता है या नहीं। वे तो बस आइंस्टाइन के समीकरणों का एक संभावित, एक गणितीय समाधान मात्र हैं। दूसरी, अगर वे बनते भी हैं तो माना जाता है कि वे अविश्वसनीय रूप से अस्थिर होंगे। जैसे ही वे बनेंगे, वे 1 सेकंड के खरबवें हिस्से में ही ढह जाएंगे, इससे पहले कि कोई चीज उनमें से गुजर सके। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बाधा यह है कि एक वर्महोल को खुला रखने के लिए, ताकि कोई उसमें से यात्रा कर सके, हमें एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही रहस्यमयी तरह के पदार्थ या ऊर्जा की जरूरत होगी, जिसे एग्जॉटिक मैटर कहते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा घनत्व होता है, यानी एक तरह का एंटी ग्रेविटी प्रभाव होता है, जो वर्महोल को अपने ही गुरुत्वाकर्षण से ढहने से रोकेगा। समस्या यह है कि हमने आज तक ऐसा कोई भी पदार्थ या ऊर्जा नहीं देखी है, और हम यह भी नहीं जानते कि यह भौतिकी के नियमों के अनुसार संभव भी है या नहीं। अतीत की यात्रा के लिए कुछ और भी ज्यादा अजीब सैद्धांतिक मॉडल हैं, जैसे कि टिपलर सिलेंडर, जिसमें एक अनंत लंबे, बहुत भारी सिलेंडर को प्रकाश की गति के करीब घुमाया जाता है, या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करना। लेकिन वे सब भी इसी तरह की लगभग असंभव इंजीनियरिंग और एग्जॉटिक मैटर की समस्याओं से जूझते हैं। तो क्या अतीत का यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद है? भौतिकी के नजरिए से यह बहुत ही ज्यादा असंभावित लगता है। लेकिन चलिए, एक पल के लिए हम इन सभी इंजीनियरिंग की समस्याओं को भूल जाते हैं। मान लीजिए हम किसी तरह एक टाइम मशीन बना ही लेते हैं, तो भी हमारे सामने एक और, एक कहीं ज्यादा विशाल, एक दार्शनिक और एक तार्किक दीवार खड़ी है। और वो दीवार है विरोधाभासों की दीवार, वो भयानक पहेलियां जो अतीत को बदलने की कोशिश से पैदा होती हैं। चैप्टर नंबर 5, जब आप अपने ही दादा के हत्यारे बन जाते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि हमने सारी भौतिकी और इंजीनियरिंग की समस्याओं को सुलझा लिया है और हमारे पास एक चमकती हुई, काम करती हुई टाइम मशीन है जो हमें अतीत में ले जा सकती है। अब हम क्या करेंगे? हम में से बहुतों का पहला विचार शायद यही होगा, अपनी किसी पुरानी महत्वपूर्ण गलती को सुधारना। लेकिन यहीं से हम तर्क और वास्तविकता की एक बहुत ही खतरनाक और फिसलन भरी ढलान पर कदम रख देते हैं। अतीत में यात्रा करने की संभावना एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जिद्दी तार्किक विरोधाभास को जन्म देती है, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स या दादाजी का विरोधाभास कहते हैं। यह विरोधाभास क्या है? यह एक बहुत ही सरल और बहुत ही विनाशकारी विचार प्रयोग है। कहानी कुछ इस तरह है। आप अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और समय में 50 साल पीछे जाते हैं। आप अपने दादाजी को उस समय में ढूंढते हैं जब वे एक युवा अविवाहित लड़के थे, यानी जब वे आपकी दादी से मिले भी नहीं थे, और फिर किसी कारण से आप उनकी हत्या कर देते हैं। अब इसके परिणामों के बारे में सोचिए। अगर आपके दादाजी अपनी जवानी में ही मर गए,
तो उनकी शादी आपकी दादी से कभी नहीं हुई। अगर उनकी शादी नहीं हुई, तो आपके पिता या आपकी माँ का जन्म कभी नहीं हुआ। और अगर आपके पिता का जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर आपका जन्म भी कभी नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, अगर आपका जन्म ही कभी नहीं हुआ, तो फिर वो कौन था जो टाइम मशीन में बैठकर अतीत में गया और उसने अपने दादाजी की हत्या की? ये एक असंभव, एक अतार्किक स्थिति है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो खुद को ही खा जाता है। एक तरफ आपके अतीत में जाने के लिए आपका मौजूद होना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके उसी अतीत में जाने के कार्य ने आपके मौजूद होने की संभावना को ही खत्म कर दिया। यह एक लूप है, एक अंतहीन, अतार्किक लूप, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सिर्फ दादाजी की हत्या के बारे में नहीं है। यह अतीत को बदलने की किसी भी ऐसी कोशिश के बारे में है जो आपके वर्तमान के अस्तित्व को ही असंभव बना दे। इसे संगति का विरोधाभास भी कहते हैं। यह कहता है कि इतिहास को सुसंगत होना चाहिए, उसमें तार्किक अंतर्विरोध नहीं हो सकते। यह विरोधाभास इतना शक्तिशाली है कि कई भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक यह मानते हैं कि यह इस बात का एक तार्किक सबूत है कि अतीत की समय यात्रा असंभव होनी ही चाहिए। उनका तर्क है कि ब्रह्मांड के नियम, चाहे वे कुछ भी हों, वे तार्किक विरोधाभासों की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए प्रकृति के अंदर ही कोई ऐसा गहरा, कोई छिपा हुआ कानून होना चाहिए जो हमें इस तरह के विरोधाभास पैदा करने से रोकता हो। यह हमें हमारी अपनी इच्छाओं और हमारे कर्मों के परिणामों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर सोचते हैं, काश मैं वापस जाकर ऐसा कर देता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस एक छोटे से बदलाव का, उस एक छोटी सी छेड़छाड़ का भविष्य पर और हमारे अपने अस्तित्व पर कितना महत्वपूर्ण और कितना अप्रत्याशित असर हो सकता है? यह पैराडॉक्स इतना प्रसिद्ध है कि यह अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों और फिल्मों का आधार बना है। लेकिन क्या इस भयानक तार्किक जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या दार्शनिकों और भौतिक विज्ञानियों ने इस विरोधाभास को सुलझाने की कोई कोशिश की है? हाँ, बिल्कुल की है। और उनके जो समाधान हैं, वे भी उतने ही अजीब और उतने ही दिमाग को चकरा देने वाले हैं, जितने की यह समस्या खुद है। एक समाधान हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर ले जाता है, जहां आप अतीत को बदल ही नहीं सकते। और दूसरा, हमें अनंत ब्रह्मांडों की एक चौंकाने वाली दुनिया में ले जाता है। चैप्टर नंबर 6। जब आप अतीत को बदल ही नहीं सकते, नियति और आत्मसंगति का सिद्धांत। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमें एक बहुत विशाल तार्किक दीवार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। यह कहता है कि अगर आप अतीत को बदलते हैं, तो आप एक विरोधाभास पैदा कर सकते हैं, और ब्रह्मांड विरोधाभासों को पसंद नहीं करता। तो इस समस्या का एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण और कुछ निराशाजनक लगने वाला समाधान क्या हो सकता है? वो समाधान है, आप अतीत को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसे कभी बदला ही नहीं था। चलिए, इस अजीब से लगने वाले विचार को समझते हैं। इस समाधान को नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, जिसे रूसी भौतिक विज्ञानी इगोर नोविकोव ने प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत कहता है कि भौतिकी के नियम इस तरह से काम करते हैं कि वे किसी भी ऐसी घटना को होने ही नहीं देंगे जो एक विरोधाभास पैदा करे। इसका मतलब है कि समय में पीछे जाने की अनुमति सिर्फ उन्हीं घटनाओं के लिए है जो आत्म सुसंगत हों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप समय में पीछे जाते हैं, तो आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य, आपका हर एक हस्तक्षेप, वो पहले से ही इतिहास का हिस्सा था। आप इतिहास को बदल नहीं रहे हैं, आप तो बस इतिहास को पूरा कर रहे हैं। आप वही भूमिका निभा रहे हैं जो आपके लिए हमेशा से लिखी हुई थी। चलिए, अपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पर वापस चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आप अपने दादाजी को मारने के लिए अतीत में नहीं जा सकते। क्यों? बस इसलिए क्योंकि आप नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको रोकेगा। जैसे ही आप गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठाएंगे, हो सकता है कि आपकी बंदूक जाम हो जाए, या हो सकता है कि आप एक केले के छिलके पर फिसल कर गिर गए, या हो सकता है कि ठीक उसी पल आपके मन में अचानक यह विचार आ जाए कि मैं यह क्या करने जा रहा हूं, और आप रुक जाएं। या शायद, और यह ज्यादा दिलचस्प है, आपके द्वारा की गई कोई कार्रवाई ही अनजाने में आपके दादा और दादी को मिलाने का कारण बन जाए। एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन कहानी में एक व्यक्ति अपने दादाजी को मारने के लिए अतीत में जाता है, लेकिन वो गलती से एक ऐसे एक्सीडेंट को रोक देता है जिसमें उसके दादाजी की मौत होने वाली थी।
इस प्रक्रिया में वो अपनी दादी से मिलता है और वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अंत में वो व्यक्ति खुद ही अपना दादाजी बन जाता है। यह एक चरम उदाहरण है, लेकिन यह सेल्फ कंसिस्टेंसी के विचार को दिखाता है। यह दृष्टिकोण हमें एक पूरी तरह से नियतिवादी ब्रह्मांड की तस्वीर देता है। इसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ पहले से ही एकल आत्म सुसंगत इतिहास का हिस्सा है। इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र इच्छा के लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम जब आप अतीत में होते हैं, आप वही करने के लिए मजबूर हैं जो इतिहास में हमेशा से लिखा हुआ था कि आप करेंगे। ये विचार कई लोगों को बहुत ही निराशाजनक और बंधनकारी लग सकता है। ये हमारी उस गहरी इच्छा के खिलाफ जाता है कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं। लेकिन यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक बहुत ही साफ सुथरा और तार्किक रूप से सुसंगत समाधान प्रदान करता है। इस सिद्धांत का एक और भी ज्यादा दिमाग को चकरा देने वाला रूप है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स या कारणता लूप। इसमें कोई वस्तु या कोई जानकारी एक अंतहीन आत्म कारण वाले लूप में फंसी होती है जिसका कोई मूल ही नहीं होता। कल्पना कीजिए कि एक टाइम ट्रैवलर जो शेक्सपियर का बहुत विशाल प्रशंसक है, वो हैमलेट की एक किताब लेकर अतीत में जाता है ताकि वो अपने हीरो शेक्सपियर से मिल सके। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि शेक्सपियर नाम का कोई लेखक तो है, लेकिन उसने अभी तक हैमलेट लिखा ही नहीं है और वो एक बहुत अधिक राइटर ब्लॉक से जूझ रहा है। अब टाइम ट्रैवलर घबरा जाता है। अगर शेक्सपियर हैमलेट लिखेगा ही नहीं, तो भविष्य में वो उसका फैन कैसे बनेगा? तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि इतिहास न बदले, वो अपनी लाई हुई हैमलेट की किताब शेक्सपियर को दे देता है। शेक्सपियर उस किताब को लेता है, उसे बस शब्द दर शब्द कॉपी करता है और उसे अपने नाम से प्रकाशित कर देता है। अब सबसे प्रमुख सवाल यह है, हैमलेट को लिखा किसने? शेक्सपियर ने तो उसे किताब से कॉपी किया, लेकिन वो किताब भविष्य में तभी छपी क्योंकि शेक्सपियर ने उसे लिखा था। तो ये नाटक कहां से आया? इसका कोई मूल नहीं है। यह जानकारी बस समय के एक लूप में हमेशा हमेशा से मौजूद है। यह बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। यह सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का ही एक चरम रूप है, जो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो तार्किक रूप से तो सुसंगत है, लेकिन जो हमारे कारण और प्रभाव के सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से तोड़ देती है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी समाधान है जो हमारी स्वतंत्र इच्छा को, यानी अतीत को बदलने की हमारी क्षमता को बनाए रखता हो? चैप्टर नंबर 7, जब हर चुनाव एक नई दुनिया बनाता है। समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत। अगर नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको बहुत ज्यादा बंधनकारी और निराशाजनक लगता है, अगर आप यह मानना चाहते हैं कि आपके पास सच में अतीत को बदलने की शक्ति है, तो फिर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बचने का एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही रोमांचक रास्ता भी है। और वो रास्ता हमें क्वांटम भौतिकी की एक बहुत ही अजीब और बहुत ही आकर्षक व्याख्या से मिलता है, जिसे कई दुनिया की व्याख्या कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? सरल शब्दों में यह कहता है कि जब भी कोई क्वांटम घटना होती है जहां एक से ज्यादा परिणाम संभव होते हैं, तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। हर एक संभव परिणाम अपनी अपनी एक अलग, एक समानांतर दुनिया या टाइमलाइन में घटित होता है। तो एक ऐसी दुनिया है जहां सिक्का हेड्स पर गिरा और ठीक उसी पल एक और उतनी ही वास्तविक दुनिया बन गई जहां सिक्का टेल्स पर गिरा। इस नजरिए से अनंत ब्रह्मांड है जो हर पल हर क्वांटम चुनाव के साथ और भी ज्यादा शाखाओं में बंटते जा रहे हैं। अब इसका समय यात्रा के विरोधाभासों से क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सुरुचिपूर्ण समाधान प्रदान करता है। यह कहता है कि जब आप समय में पीछे जाते हैं और अपने दादाजी को मारते हैं, तो आप अपनी अपनी टाइमलाइन के अतीत को नहीं बदल रहे होते। ऐसा करना तो असंभव ही है, बल्कि आपका वो कार्य, वो हत्या एक नई टाइमलाइन, एक नई समानांतर दुनिया का निर्माण कर देता है। तो कहानी कुछ इस तरह होगी। आप अपनी मूल टाइमलाइन यानी टाइमलाइन ऐसे यात्रा शुरू करते हैं जहां आपके दादाजी जीवित रहे, आपके पिता का जन्म हुआ और आपका भी जन्म हुआ। आप अतीत में जाते हैं और अपने दादाजी को मार देते हैं। इस एक कार्य से इतिहास की एक नई शाखा बन जाती है, एक नई टाइमलाइन बी। इस टाइमलाइन बी में आपके दादाजी मर जाते हैं, आपके पिता का जन्म नहीं होता और उस दुनिया का आप भी कभी पैदा नहीं होता। लेकिन इससे आपकी मूल टाइमलाइन
ए पर कोई फर्क नहीं होता। वो तो जैसी थी वैसी ही चलती रहती है। आपने कोई विरोधाभास पैदा नहीं किया। आपने तो बस एक नई और बहुत ही दुखद दुनिया का निर्माण कर दिया है। और अब आप उस नई टाइमलाइन बी में फंस गए हैं, जहां आपका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आप अब एक अनाथ टाइम ट्रैवलर हैं, जो अपनी मूल दुनिया में कभी वापस नहीं लौट सकता। यह विचार बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि यह हमारी स्वतंत्र इच्छा को पूरी तरह से बचा लेता है। हाँ, आप अतीत में जाकर जो चाहें वो कर सकते हैं। आप अपने दादाजी को मार सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके हर एक कर्म का, हर एक बदलाव का एक बहुत विशाल परिणाम होगा, एक पूरी की पूरी नई दुनिया का जन्म। यह विचार हमें जिम्मेदारी का एक बहुत ही गहरा पाठ भी पढ़ाता है। यह हमें बताता है कि हमारे हर एक चुनाव के, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, परिणाम होते हैं। हर बार जब आप एक रास्ता चुनते हैं, तो आप अनगिनत दूसरे संभावित ब्रह्मांडों को भी जन्म दे रहे होते हैं। यह कई दुनिया की व्याख्या साइंस फिक्शन में बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि यह लेखकों को बहुत ही दिलचस्प और जटिल कहानियां बनाने की आजादी देती है। लेकिन क्या यह वास्तविक भौतिकी है? सच्चाई यह है कि यह क्वांटम मैकेनिक्स की कई संभावित व्याख्याओं में से सिर्फ एक है। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये समानांतर ब्रह्मांड सच में मौजूद हैं। वे गणितीय रूप से तो संभव हैं, लेकिन हम उन्हें कभी भी देख या अनुभव नहीं कर सकते। तो हमारे पास विरोधाभासों से बचने के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है सेल्फ कंसिस्टेंसी का रास्ता, जो कहता है कि सिर्फ एक ही टाइमलाइन है और आप उसे बदल नहीं सकते, आप सिर्फ उसका हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरा है कई दुनिया का रास्ता, जो कहता है कि आप जो चाहें बदल सकते हैं, लेकिन हर बदलाव एक नई टाइमलाइन बना देगा। आप किस पर विश्वास करना चाहेंगे? एक नियतिवादी ब्रह्मांड पर या एक अनंत शाखाओं वाले ब्रह्मांड पर? चैप्टर नंबर 8। क्या हम समय के कैदी हैं? समय का तीर। अब तक हमने समय में यात्रा करने की संभावनाओं और विरोधाभासों की बात की है। लेकिन चलिए एक पल के लिए टाइम मशीनों को भूल जाते हैं और एक और, उससे भी ज्यादा गहरे और बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। वो सवाल है, समय एक ही दिशा में क्यों बहता है? हम सब ये अनुभव करते हैं कि समय का एक तीर है, जो हमेशा अतीत से भविष्य की ओर ही इशारा करता है। हम बूढ़े होते हैं, जवान नहीं। एक अंडा टूटकर आमलेट बन सकता है, लेकिन एक आमलेट वापस झुरकर एक साबुत अंडा कभी नहीं बन सकता। चीजें बिखरती हैं, बनती नहीं। ये हमारे अनुभव का एक बहुत ही मौलिक और बहुत ही स्पष्ट नियम है। लेकिन अजीब बात यह है कि भौतिकी के ज्यादातर बुनियादी नियम, जैसे कि न्यूटन के गति के नियम या आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के समीकरण, वे समय सम्मित हैं। इसका मतलब है कि अगर आप उन समीकरणों में समय को उल्टा भी चला दें, तो भी वे उतने ही अच्छे से काम करेंगे। उन नियमों के लिए अतीत और भविष्य के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है। तो फिर हमारी इस दुनिया में जिसे हम देखते हैं, उसमें अतीत और भविष्य के बीच यह इतना विशाल, यह इतना स्पष्ट अंतर क्यों है? समय का यह एक तरफा प्रवाह कहां से आता है? इस गहरी पहेली का सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत जवाब हमें ऊष्म प्रवैगिकी के दूसरे नियम से मिलता है। यह नियम कहता है कि किसी भी बंद प्रणाली में एंट्रोपी या अव्यवस्था हमेशा समय के साथ बढ़ती है। चीजें हमेशा एक व्यवस्थित अवस्था से एक अव्यवस्थित अवस्था की ओर जाती हैं। कभी भी इसका उल्टा नहीं होता। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बक्सा है, जिसमें एक तरफ लाल गैस है और दूसरी तरफ नीली गैस है, और बीच में एक दीवार है। यह एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत ही कम एंट्रोपी वाली अवस्था है। अब अगर आप बीच की दीवार को हटा दें तो क्या होगा? लाल और नीली गैस के अणु आपस में मिल जाएंगे और जल्द ही पूरे बक्से में एक बैंगनी रंग का एक समान, एक अव्यवस्थित मिश्रण बन जाएगा। यह एक बहुत ही उच्च एंट्रोपी वाली अवस्था है। अब क्या आपने कभी यह देखा है कि वो बैंगनी गैस अपने आप फिर से दो हिस्सों में बंट जाए, एक तरफ लाल और एक तरफ नीली? नहीं, कभी नहीं। ऐसा होने की संभावना इतनी कम है कि वो लगभग असंभव है। ऊष्म प्रवैगिकी का दूसरा नियम यही कहता है। और बहुत सारे भौतिक विज्ञानी ये मानते हैं कि यही समय का तीर है। समय आगे की ओर इसलिए बढ़ता हुआ दिखता है क्योंकि ब्रह्मांड एक बहुत ही कम एंट्रोपी वाली, एक बहुत ही व्यवस्थित अवस्था यानी बिग बैंग से एक बहुत ही उच्च एंट्रोपी वाली, एक बहुत ही अव्यवस्थित अवस्था की ओर बढ़ रहा है। हमारा पूरा जीवन, हमारा बूढ़ा होना, चीजों का टूटना,
ये सब एंट्रोपी के बढ़ने का ही एक प्रकटीकरण है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सुरुचिपूर्ण व्याख्या है, लेकिन यह भी अपने आप में कुछ और गहरे सवाल खड़े करती है। जैसे, यह ब्रह्मांड शुरू में ही इतनी कम एंट्रोपी वाली, इतनी विशेष और इतनी असंभावित अवस्था में था ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे कोई और गहरा नियम है जिसे हम अभी तक नहीं जानते? इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक समय का तीर भी है। हम अतीत को याद क्यों कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को क्यों नहीं? हम भविष्य को प्रभावित क्यों कर सकते हैं, लेकिन अतीत को क्यों नहीं? यह एंट्रोपी के तीर से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यह सब हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय के बारे में हमारी समझ अभी भी कितनी अधूरी है। हम समय के अंदर जीते हैं, हम समय से बने हैं, लेकिन हम सच में यह नहीं जानते कि वो है क्या। शायद समय इस ब्रह्मांड का सबसे विशाल रहस्य है, और शायद समय में यात्रा करने की हमारी यह गहरी इच्छा इसी रहस्य को सुलझाने की, इस एक तरफा प्रवाह की कैद से आजाद होने की हमारी एक गहरी, एक अवचेतन इच्छा का ही एक प्रतिबिंब है। चैप्टर नंबर 9। जब भविष्य अतीत को बदल देता है। क्वांटम दुनिया की अजीब दास्तां। अब तक हमने समय की यात्रा को आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की दुनिया के नजरिए से देखा है, जो कि विशाल चीजों यानी ग्रहों और तारों की दुनिया है। लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली ऑडियो बुक में देखा था, एक बहुत ही अजीब और बहुत ही विचित्र दुनिया भी है, और वो है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया, यानी बहुत ही छोटे कणों की दुनिया। और यह दुनिया समय के बारे में कुछ ऐसे विचार पेश करती है जो आइंस्टाइन के विचारों से भी कहीं ज्यादा दिमाग को चकरा देने वाले हैं। ये हमें एक ऐसी संभावना की ओर ले जाती है जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा अजीब है, और वो है रेट्रो कैजुअलिटी या विपरीत कारणता। यानी यह विचार कि भविष्य की कोई घटना अतीत की किसी घटना का कारण बन सकती है। ये सुनने में पूरी तरह से पागलपन लगता है ना? हम तो यही मानते हैं कि कारण हमेशा प्रभाव से पहले आता है, लेकिन क्वांटम दुनिया में चीजें इतनी सीधी सादी नहीं हैं। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही वास्तविक प्रयोग, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिलेटेड चॉइस एक्सपेरिमेंट, ऐसे नतीजे दिखाते हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, और जिनकी एक संभावित व्याख्या यही है कि भविष्य का हमारा चुनाव अतीत में कणों के व्यवहार को प्रभावित करता है। चलिए, जोन व्हीलर के डिलेटेड चॉइस विचार प्रयोग को एक बहुत ही सरल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक प्रकाश का कण, एक फोटोन, एक बीम स्प्लिटर से गुजरता है, जो उसे दो अलग अलग रास्तों पर भेज सकता है, रास्ता ए और रास्ता बी। अब अगर आप यह पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि फोटोन किस रास्ते से गया और उन दोनों रास्तों को अंत में फिर से मिला देते हैं, तो फोटोन एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। वो एक ही समय में दोनों रास्तों से गुजरता है और खुद के साथ ही व्यतिकरण करके एक खास तरह का पैटर्न बनाता है। लेकिन अगर आप उन दोनों रास्तों पर डिटेक्टर लगा देते हैं, ये देखने के लिए कि फोटोन किस रास्ते से गया, तो फोटोन तुरंत एक कण की तरह व्यवहार करने लगता है। वो सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरता है और वो व्यतिकरण पैटर्न गायब हो जाता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का वही पुराना अजीब वेव पार्टिकल डुअलिटी का रहस्य है। लेकिन अब व्हीलर एक बहुत ही चतुर घुमाव लाते हैं। वो कहते हैं, क्या होगा अगर हम अपना यह चुनाव कि हमें डिटेक्टर लगाना है या नहीं, हम यह चुनाव तब करें जब फोटोन पहले ही बीम स्प्लिटर से गुजर चुका हो? सोचिए, फोटोन ने अपना सफर शुरू कर दिया है। वो या तो एक कण के रूप में किसी एक रास्ते पर चल रहा है, या एक तरंग के रूप में दोनों रास्तों पर, और हम उसके रास्ते के अंत में यह फैसला करते हैं कि हम उसे एक कण के रूप में देखेंगे या एक तरंग के रूप में। प्रयोगों ने बार बार यह दिखाया है कि इसका नतीजा वही होता है। अगर हम अंत में डिटेक्टर लगाते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि फोटोन सिर्फ एक ही रास्ते से आया था, और अगर हम डिटेक्टर नहीं लगाते, तो हमें वो व्यतिकरण पैटर्न मिलता है जो यह साबित करता है कि फोटोन दोनों रास्तों से आया था। यह कैसे संभव है? ऐसा लगता है मानो हमारे भविष्य के चुनाव ने अतीत में जाकर फोटोन को यह बताया कि उसे एक कण की तरह व्यवहार करना है या एक तरंग की तरह। यह रेट्रो कैजुअलिटी है। अब ज्यादातर भौतिक विज्ञानी इस व्याख्या को लेकर बहुत असहज हैं। वे इसे समझाने के लिए और भी ज्यादा अजीब लेकिन कम विरोधाभासी तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यह मानना कि फोटोन का कोई निश्चित अतीत होता ही नहीं है,
जब तक कि उसे मापा ना जाए। लेकिन यह विचार प्रयोग हमें समय की प्रकृति के बारे में एक बहुत ही गहरा और बहुत ही विनम्र कर देने वाला सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि कारण और प्रभाव का हमारा वो सीधा साधा एक दिशीय मॉडल शायद पूरी कहानी नहीं है। हो सकता है कि समय का रिश्ता अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का रिश्ता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा लूप वाला और कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आज के कर्म सिर्फ हमारे भविष्य को ही नहीं, बल्कि किसी तरह से हमारे अतीत को भी आकार दे रहे हैं। यह एक बहुत ही साहसिक और लगभग आध्यात्मिक लगने वाला विचार है, लेकिन यह वो जगह है जहां आधुनिक भौतिकी के किनारे पहुंचकर हम दर्शन और रहस्यवाद के महासागर में झांकने लगते हैं। चैप्टर नंबर 10, समय का असली मालिक। समय यात्रा से जीवन के सबक। हम समय यात्रा की इस अविश्वसनीय और अक्सर दिमाग को चकरा देने वाली यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने आइंस्टाइन के साथ भविष्य की यात्रा की। हमने वर्म होल के माध्यम से अतीत के दरवाजों पर दस्तक दी। हमने विरोधाभासों की तार्किक दीवारों से अपना सिर टकराया और हमने क्वांटम दुनिया की अजीब गलियों की भी सैर की। तो इस सब के बाद इस पूरे दार्शनिक और वैज्ञानिक मंथन का हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम इस ज्ञान का क्या करें? शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सीधा सबक जो हमें मिलता है वो है समय के प्रति हमारे अपने दृष्टिकोण को बदलने का। हम अक्सर समय को अपना दुश्मन मानते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, या समय कितनी तेजी से भाग रहा है। हम हमेशा अतीत के पछतावों में या भविष्य की चिंताओं में जीते हैं, और इस प्रक्रिया में हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो हमारे पास सच में है, और वो है वर्तमान का क्षण। समय यात्रा का यह पूरा विचार अपनी सारी जटिलताओं के बावजूद हमें एक बहुत ही सरल सच्चाई की ओर वापस लाता है, और वो यह है कि हम सब हर पल एक तरह की समय यात्रा ही कर रहे हैं। हम लगातार अतीत से भविष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, और हमारी चेतना ही हमारी टाइम मशीन है। भविष्य की यात्रा का विचार हमें आशा और संभावना का सबक देता है। यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, यानी कम से कम हमारे अनुभव में तो नहीं। हमारे आज के कर्म, हमारे आज के चुनाव उस आने वाले कल को आकार देंगे। यह हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम करने की प्रेरणा देता है, और अतीत की यात्रा की जो असंभवता और जो विरोधाभास हैं, वे हमें एक और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, और वो है स्वीकार करने का। अतीत जा चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते, हम अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमें एक बहुत ही कठोर लेकिन एक बहुत ही मुक्तिदायक तरीके से यह सिखाता है कि हमें अतीत के साथ लड़ना बंद कर देना चाहिए। हमें उसे सीखना चाहिए, हमें उसे माफ करना चाहिए, और फिर हमें उसे जाने देना चाहिए। अतीत में जीने की कोशिश करना एक तार्किक और एक भावनात्मक, दोनों ही तरह से एक आत्म विनाशकारी लूप में फंसने जैसा है। अंत में समय यात्रा का यह पूरा दर्शन हमें एक ही जगह पर वापस लाता है, और वो है यह क्षण, यह अब। यही वो एकमात्र जगह है जहां हम सच में जी सकते हैं। यही वो एकमात्र जगह है जहां हम सच में कुछ कर सकते हैं। यही वो एकमात्र जगह है जहां हमारा अतीत और हमारा भविष्य आकर मिलते हैं। तो शायद असली टाइम मशीन कोई जटिल उपकरण नहीं है। शायद वो तो बस माइंडफुलनेस या जागरूकता है। जब आप अपने इस क्षण के प्रति, अपनी सांसों के प्रति, अपने आसपास की दुनिया के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं, तो आप समय की उस बहती हुई नदी से बाहर निकलकर उसके किनारे पर खड़े हो जाते हैं। आप अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और उसी पल आप समय के असली मालिक बन जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि समय यात्रा सिर्फ एक साइंस फिक्शन का सपना ही नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक सवाल है जो हमें समय, वास्तविकता और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने भविष्य की यात्रा को संभव बनाया,
कैसे अतीत की यात्रा विरोधाभासों से भरी है और कैसे समय की प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर वर्तमान क्षण में जीकर समय का असली मालिक बनने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।